properties of solution. Colligative properties of solution. Colligative properties of solution. Colligative properties होता क्या है इसको समझेंगे अच्छे से। किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इस पर डिपेंड नहीं करती, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव। सॉल्यूशन फीका है, गाढ़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर में लेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के नेचर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो हम नेचर को पूरा छोड़ देंगे। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, घूल रहा है नहीं घूल रहा है, लेयर बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब नहीं है। मतलब हमको क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे अगर किसी प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है तो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखो द प्रॉपर्टी which does not depend upon nature of solute, but it depends upon number of moles of solute, number of moles of solute, then it is called colligative properties. मतलब किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। किसके नेचर पर? सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करता है? उसके नंबर ऑफ मोल्स पे। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मतलब जो गिनती पर डिपेंड करेगा उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुम्हारे बुक में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई है और हर साल ये रिपीट करता है। एक आता ही है, पहला है, बाद में नोट करना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस बायोलॉजी वाले नाम सुने होंगे, मैथ्स वाले भी कई बार सुनते हैं। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 प्रॉपर्टी है और चारों इंपॉर्टेंट है और चारों में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉपी करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर एक एक को स्टडी करो प्रॉपर्टी। कल एक दिन डाउट क्लियर रहेगा न्यूमेरिकल का। कल लास्ट दिन है, आप लोग बना के लेके आएंगे न्यूमेरिकल को। जो डाउट रहेगा उसको पूछ लेंगे, क्योंकि संडे के दिन मैं केमिस्ट्री का ही टेस्ट लूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्योंकि हम लोग शुरू दिन से पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री तब तक 11 चैप्टर लगभग 70% कंप्लीट हो गया रहेगा, तो उसी का टेस्ट रहेगा। फिजिक्स में तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है टेस्ट के लायक। लोअरिंग, LOWERING, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
ये चारों टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, ये लास्ट टॉपिक है, अपने आप चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और चैप्टर नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। लेकिन ये सारे प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत बड़े हैं। हो गया। तो अगर कोई पूछता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ना करके वो प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है सर उसका एक एग्जांपल बताओ। वही तो भाप का प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर प्रेशर कुकर में प्रेशर जो जनरेट होता है वेपर प्रेशर है। ठीक है, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेरी गुड सर बट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक, और स्टीम इंजन वेपर प्रेशर है। ठीक, और अगर वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बोले तो जो आदित्य ने बोला था परफेक्ट डेफिनेशन है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर on the surface of any object या on the surface of liquid is called vapor pressure। अगर हम लोग एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर में पानी डालकर उसको गैस के ऊपर रख दें और उस कंटेनर को ऊपर ढक्कन ढक दें, छन्नी से ढक दें, धीरे धीरे वो पानी बॉयल होने लगेगा और बॉयल होने के बाद वो वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा और जाके किसको लगाएगा, प्रेशर कहाँ पे लगाएगा, छन्नी पे लगाएगा। तो छन्नी पे जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कौन एक्सर्ट कर रहा है, वेपर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बोलो या ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, देन इट्स प्रेशर इज कॉल्ड क्लियर। तो एक लाइन में आंसर लिखेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, the pressure exerted by the vapor on the walls of the container, on the walls of the container, कंटेनर बड़ा वर्ड हो जा रहा है तो वेसल्स लिख सकते हो, VESSELS, वेसल्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर। अब मैं 3 बीकर ले लेता हूं। I have taken 3 beakers. All the beakers are filled with water. तीनों बीकर में मैंने वाटर फिलअप कर दिया। ठीक है, सेकेंड वाले बीकर में मैंने 1 स्पून सॉल्ट मिला दिया। क्या मिला दिया, 1 स्पून सॉल्ट। और थर्ड वाले बीकर में मैंने सैंड डाल दिए। क्या डाल दिए, सैंड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि कुछ नहीं मिला इसमें, सिर्फ वाटर है। क्लियर है। इस बीकर में मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया है। कैसा सॉल्यूशन बनाया है, कंटेनिंग नहीं, इसके लिए मैंने पहले 3 वर्ड बताया था। सॉल्ट क्या हो सकता है, वेपराइज। उसके लिए क्या वर्ड पढ़ा था मैंने, वोलेटाइल। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, जो एवापोरेट हो सकता है। और ये है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब हमने 3 बीकर लिया, तीनों में सबसे पहले वाटर डाल दिया और पहले बीकर में हमने सिर्फ वाटर रखा, इसलिए उसको प्योर सॉल्वेंट लिख दिया। दूसरे बीकर में हमने 1 स्पून क्या किया, सॉल्ट मिक्स किया, इसलिए सॉल्यूशन बनाया एक वोलेटाइल सॉल्यूट का। और तीसरे बीकर में हमने क्या किया, सैंड डाल दिए और एक सॉल्यूशन बनाया किसका, नॉन वोलेटाइल। ये तो बनेगा भी नहीं सॉल्यूशन, लेकिन अपने को पता है सॉल्ट में भी थोड़े थोड़े धूल के कण प्रेजेंट होते हैं। जब उसको डालोगे तो वो तो घुल जाएगा ना पानी में, इसलिए उसमें वाटर क्या यूज कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन। अब तीनों के नीचे हम लोग तीनों को उठा के बर्नर पे रख दिए। इस पे रख दिए बर्नर पे, क्योंकि हम लैब में खड़े।
ठीक है, हमको स्टोव और गैस सिलेंडर तो मिलेगा नहीं लेबोरेटरी में, क्या मिलेगा, बर्नर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, देखियो ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बर्नर लगा देंगे और बर्नर लगा के तीनों बीकर को उसके ऊपर रख देंगे और तीनों के ऊपर हम लोग ग्लास का उसके ऊपर क्या लगा देंगे, छन्नी। क्या क्लियर हो गया? और कैप लगाने के बाद तीनों को ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि प्योर सॉल्वेंट वाला पानी जल्दी जल्दी जा रहा है और जाके किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, छन्नी। ये जल्दी उबल जाएगा, क्यों, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन जब सॉल्ट को मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा नीचे जाएगा और 100 डिग्री में ये तो उबल के लगा रहा है प्रेशर, लेकिन ये प्रेशर नहीं लगाएगा। हो सकता है कि 110 डिग्री में लगाए, 120 में लगाए, 130 में लगाए या 200 डिग्री में लगाए, ये भी हो सकता है। जब प्रैक्टिकली करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन 100 में तो नहीं लगाएगा डेफिनेटली, 100 में तो वाटर ही लगाएगा, सिर्फ प्रेशर, प्योर वाटर। लेकिन जब हमने उसको सॉल्यूशन बनाया तो उसका वेपर प्रेशर कुछ तो कम होगा और वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे और ये वेपर बन के इस पे जाके टकराने की कोशिश करेगा तो यहाँ टकरा के फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ टकरा के फिर इधर से घूम के जाएगा, तो इसको मूवमेंट करने में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, सीधे तो नहीं जा सकता। जहां जहां स्टोन के पार्टिकल्स है वहां टकरा टकरा के रुकेगा और वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए जिगजैग मैनर पे मोशन करते हुए इस पे जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर इससे और कम हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन में, चाहे वो वोलेटाइल का बना रहे या तो नॉन वोलेटाइल। फिर वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर किससे ज्यादा होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन ये इवेपोरेट नहीं होगा, बार बार इसका डायरेक्शन टकरा टकरा के रैंडम मोशन करते हुए चेंज हो जाएगा, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर इन दोनों से क्या हो जाएगा, कम। ड्राइंग को करना, थ्योरी को लिखो। we know that vapor pressure of pure solvent is always greater than the vapor pressure of solution containing volatile solute, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, containing volatile solute and vapor pressure of solution containing volatile solute, फिर से एंड वेपर प्रेशर, तुम लोग लिखो ना जो लिखवा रहा हूं, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, vapor pressure of solution containing non-volatile solute, दोनों एक साथ आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। ड्राइंग को ड्रॉ करो।
पॉज कर दो बेटा, तब तक वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। जैसे ही उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज, और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो और डिक्रीज। तो इस चीज को याद रखना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इसका कम हो जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले का मिलाने पर डिक्रीज हो जाता है। तो क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर का कम होना किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये 100 में उबल रहा था, ये 500 में उबलेगा, तो 100 और 500 के बीच का डिफरेंस 400 हो गया ना। तो क्या 400 हुआ, टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, उबाल रहे हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं, अपने माइंड में स्ट्राइक करके रखना। चैप्टर में पूछूंगा कि जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या चीज इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उबालने में हमको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा टेम्परेचर इन द सेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब इसी वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट है, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। अगला हेडिंग देखिए अपनी कॉपी में, राउल्ट्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, ये चैप्टर का जो तुम्हारे पेपर में आएगा, राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट ने वेपर प्रेशर, समझेंगे सिर्फ हेडिंग देके, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए एक लॉ दिया, जिस लॉ को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। एक लाइन में डेफिनेशन समझेंगे। राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट gave a law to derive a relationship between vapor pressure and mole fraction। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, जिस लॉ को अपन क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। क्लियर है यहाँ पे? वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल और पूरे सॉल्यूशन के मोल का रेशियो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो दोनों के बीच में उन्होंने क्या बनाया, रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या था, रिलेशन था किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसके कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को। मतलब P इज इक्वल टू PA या P इज इक्वल टू P। फिर से आ जाते हैं, A और B किस चीज को बताता है, क्या नाम है, भारती बता, A और B किस चीज को बताता है, सॉल्यूट को। P किस चीज को बताता है, वेपर प्रेशर। P किस चीज को बताता है, वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, P से। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PA से, और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को PP से। तो पहला लॉ इसका क्या बोलता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा या तो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर। इसी का सेकंड लॉ ये बोलता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है कि पहला लॉ तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके इक्वल होगा, कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। अब उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये है राउल्ट्स। समझ में आया कि नहीं है? राउल्ट का लॉ कहां से शुरू हुआ, उन्होंने एक लॉ दिया जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताएगा। रिलेशन कैसे बताएगा, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होगा उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के। अब कंपोनेंट कितने होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में दो ही होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? आगे फिर क्या बोला कि उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो ए का ए के प्रोपोर्शनल होगा, बी का बी के प्रोपोर्शनल होगा। खत्म राउंड लॉ। क्लियर? लिखवाऊं? चलो थ्योरी लिखो, फिर इसको एक एक करके नोट करो। राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट, राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट gave a law to derive relationship between vapor pressure, to derive relationship between vapor pressure and mole fraction, full stop, paragraph change. According to this law, vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of any one component हो गया। इतना को लिखो, इतना ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही को लिखना, नोट करो उसको, लिखो उसको, ब्रेक करके लिख लेते हैं, समझने में इजी होगा। डन? फिर लिखो थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that component. अब ये जो ब्लैक कलर में राउंड किया है उतना को लिखना है, ब्लैक कलर वाले पार्ट। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया मेरे को ये बताओ? हो गया? दो लॉ टूट गया यहाँ पे। ये रहने के लिए एक ही लॉ है ना, बुक में एक ही लॉ दिया है। क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये है बुक का लैंग्वेज। समझाने के लिए मैंने उसको दो पोर्शन बनाया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, ठीक। कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बीच में तोड़ दिया, ठीक, क्लियर। अब राउल्ट लॉ यहीं पे कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये वाला साइन हटता है, हमको पता है। सो यहां से भी समझेंगे, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट PA is directly proportional to XA। PA is directly proportional to XA। इधर देखो, उधर नहीं देखो। ये वाला साइन हटेगा तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा।
सो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स ए, जहां पर के किस चीज को बताता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। किस चीज को बताएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के किस चीज को बताता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के कांस्टेंट है और प्रोपोर्शन का साइन हटा, इसलिए वर्ड यूज कर दिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। ठीक। एट स्टैंडर्ड स्टेट, कौन सा स्टेट ले लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में 11th में पढ़ाया जाता है। एसटीपी और एनटीपी नाम तो सुना ही होगा। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर को बोला जाता है। इसको बोला जाता है 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट? इसको भूलना नहीं, ये 11th का है, बार बार यूज होगा, इसलिए इसको कहीं पे नोट कर लो। एनटीपी मतलब 273 केल्विन 1 atm, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब 298 केल्विन 1 atm। ठीक है, इसको बोला जाता है, यही एसटीपी को बोला जाता है रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसी को, रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पढ़े होंगे। ठीक है, वो सेल्सियस में होता है, लेकिन एसटीपी को अपन केल्विन में पढ़ते हैं। तो जब भी स्टैंडर्ड स्टेट बोलेगा तो सबको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, इस टेम्परेचर और प्रेशर पर एक्सए की वैल्यू 1 हो जाती है। एक्सए की वैल्यू हो जाती है 1, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमको पता है इसका वैल्यू 1 होता है, सॉल्यूशन का 1 होता है, इसका 1 होता है। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट पे किसी भी कंपोनेंट का वेपर है, कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1। कैसे 1 होता है? एक्स ए इक्वल टू फार्मूला बताओ, Na/Na प्लस Nb, यही है। जब स्टैंडर्ड स्टेट लेंगे तो ये घुलता नहीं है, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये घुलता नहीं। कट गया, क्या है आंसर, 1। वो घुलता ही नहीं, घुलेगा नहीं तो वो गायब हो गया वहां से। तो Na कट के क्या हो जाता है, 1। ठीक, ये भी 11th में मोल फ्रैक्शन तक है ना 11th में, तो उसको छोड़ो, सिर्फ इतना जानो एट स्टैंडर्ड स्टेट एक्सए इक्वल टू कितना होगा। तो जब एक्सए इक्वल टू 1 होगा तो पीए अपने कौन से स्टेट में रहेगा, पीए कौन से स्टेट में रहेगा, पीए 0। ये 0 बताता है स्टैंडर्ड स्टेट को। किसको बताता है, स्टैंडर्ड स्टेट को। 11th में एक डेरिवेशन किए थे, del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, केमिस्ट्री में। फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी पढ़े थे। इसमें स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसे पढ़ाया जाता है, del G 0 इज इक्वल टू del H 0 माइनस T del S 0 स्टेट। या ऐसा भी पढ़ाया जाता है, del G इज इक्वल टू माइनस NFE 0। बहुत सारे डेरिवेशन है 11th 12th में नहीं है ये सब, 11th में। तो ये कहीं पर भी 0 आता है, इस चीज को समझ लो। कहीं पर भी 0 आता है, इट मींस वो किस चीज को डिनोट करता है, स्टैंडर्ड स्टेट को डिनोट करता है। और स्टैंडर्ड स्टेट कैसे बनेगा, जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो एक्सए की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो पीए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीए 0। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, पीए 0 इज इक्वल टू के इंटू 1। सो के की वैल्यू कितनी निकल, पीए 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, के का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में के का वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे दिखेगा हमको, पीए इज इक्वल टू पीए 0 एक्स ए। क्या आ गया, पीए इज इक्वल टू पीए 0, ये हो गया राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट। सिमिलरली पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, पीबी 0 एक्स बी। बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। ये दोनों को मिला के राउंड ऑफ कंप्लीट होता है। नोट करो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, पॉज करो बेटा।